बड़ी खबर इस समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 6 जुलाई को यह तय किया गया था कि ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक होगी, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों के इस्तीफों के साथ साथ कई अन्य एजेंडों को स्थान दिया गया था, जिसके आधार पर ट्रस्ट के जरिए यह कार्रवाई आगे बढ़ेगी। बड़ी खबर इस समय की है, बड़ी खबर इस समय गोविंद गिरी जी ने कहा है कि ट्रस्ट की ओर से चंपत राय और अनिल मिश्रा ने जो अपने इस्तीफे दिए, उसकी स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता ट्रस्ट के संविधान के अनुसार उनके हाथ में नहीं है। इस्तीफा देने का मतलब इस्तीफा दे दिया गया और इस्तीफा देने के बाद अब कृष्ण मोहन अंतरिम महासचिव के रूप में तैनात किए गए हैं। व्यवस्थाओं को ट्रस्ट की नियमित रूप से संचालित करने के लिए। और इस समय ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सोने की, जिस रामचरितमानस की बात हो रही थी, जिस का भूषणी जी महाराज की बात हो रही थी, वो सारी चीजें यहां पर हमने आपको दिखाई हैं। हमारे साथ में विवेक त्रिपाठी, हमारे संवाददाता, हमारे ब्यूरो चीफ मौजूद हैं। विवेक, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, क्या क्या हुआ है ट्रस्ट की बैठक में? शेखर जी, सबसे पहले बता दूं कि आज की खबर ने सुबह ही बता दिया था कि कृष्ण मोहन को जिम्मेदारी दी जा सकती है। सबसे पहले ये बता दिया था कि कृष्ण मोहन अगले अंतरिम महासचिव ट्रस्ट के हो सकते हैं। कृष्ण मोहन रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी हैं, दलित हैं, और उनको ट्रस्ट में कब शामिल किया गया था आपको याद है? जब बिहार के जो सदस्य थे उनका पिछले साल फरवरी 2025 में निधन हुआ था। किडनी की बीमारी थी उनको, कामेश्वर चौपाल उनका नाम था, और उनके निधन के बाद कृष्ण मोहन को शामिल किया गया था। और उसके बाद से वो ट्रस्ट की लगातार व्यवस्थाएं देख रहे थे। चंपत राय और अनिल मिश्रा के बाद, गोपाल राव के बाद अगर किसी पे भरोसा किया जाता था ट्रस्ट के राम मंदिर के कामों की देखरेख को लेकर, तो वो कृष्ण मोहन थे। और एफआईआर भी कृष्ण मोहन ने ही कराई थी। आपको याद होगा शेखर जी, जब इस मामले में एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर हुई है, वो एफआईआर भी कृष्ण मोहन ने ही कराई थे। कामेश्वर चौपाल भी दलित थे, और जो ट्रस्ट का जो बाइलॉज बने हैं उसमें एक दलित सदस्य रहना जरूरी है, और कृष्ण मोहन दलित सदस्य हैं, इसीलिए उनको महासचिव बनाया गया है। ये बिल्कुल विवेक जी, मैं आपके पास आता हूं। कृष्ण मोहन जी इस समय कुछ कह रहे हैं, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक होगा हम अवश्य करेंगे, और इस जो विश्वास को समाज के मन में पुनर्स्थापित करेंगे। बंधुओं, ये जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करते समय जो दर्शनार्थी देते हैं, दान करते हैं, अर्पित करते हैं, उसका हम जो जो न्यास के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो भी करना है हम उसी को करेंगे, और पारदर्शी रूप से करेंगे। सभी को बताया जाएगा बाद में जब हो जाता है, क्योंकि बीच में उस तरफ की जानकारी कुछ प्रोसेस में होता, तब न कह करके पूरा जब बन जाता है उसको पूरे पारदर्शी ढंग से इस बात को कहा जाएगा, दिखाया जाएगा, सभी को बताया जाएगा, जिससे कि समाज में हमारे इस न्यास के प्रति जो अविश्वास की जो बात जगी है, उसको मैं फिर से पुनर्स्थापित कर सकूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें आप सभी लोगों का सहयोग लगेगा, सहकार्य लगेगा। साथ में जो मीडिया है उससे मेरा निवेदन है कि जो सत्य बातें हैं उसी को प्रसारित करें। कुछ पूछना है, जो न्यास के लोग हैं उनसे, जो अधिकृत लोग हैं उन्हीं से पूछें, आपको सही जानकारी मिलेगी। केवल प्रोसेस होते समय उस बात को नहीं बताता, जब अंतिम हो जाता है तब उस बात को आपके मीडिया में अवश्य रखा जाएगा, आगे भी रखा जाएगा। ये आपको मैं निवेदन करता हूं।
क्या महाराज जी उनको अनिल मिश्रा की कोई चर्चा नहीं। अच्छा, ये गोपाल राव जी की बात चल रही थी महाराज जी। गोपाल राव जी अब उसमें नहीं बुलाए गए थे। अच्छा, बैठक से उनको दूर रखा गया। जी तो महाराज जी चंपत जी बैठक में मौजूद थे कि नहीं? नहीं थे। बैठक में नहीं थे। बट महाराज जी बैठक में कौन कौन से लोग मौजूद थे? जो ट्रस्टी थे सब थे। अच्छा, सारे ट्रस्टी थे। ठीक है। ये क्या हुआ चंपत जी की इस्तीफे को लेकर के, क्या बात है सामने? पीछे करो, हाथ तो नहीं, थोड़ा पीछे हाथ पीछे करो, हाथ पीछे करो, महाराज जी बोलने दो। ट्रस्टी के पारा संघ ने कहा इस्तीफा अपने आप स्वीकार हो जाता है। तब तक के लिए कार्यवाहक महामंत्री बनाए गए कृष्ण मोहन जी। अच्छा, और अनिल मिश्रा जी को क्या क्या महाराज जी उनको अनिल मिश्रा की कोई चर्चा नहीं। अच्छा, ये गोपाल राव जी की बात चल रही थी महाराज जी। गोपाल राव जी अब उसमें नहीं बुलाए गए थे। अच्छा, बैठक से उनको दूर रखा गया। जी तो महाराज जी चंपत जी बैठक में मौजूद थे कि नहीं? नहीं थे। बैठक में नहीं थे। बट महाराज, तो ये आप सुन रहे थे जो ट्रस्ट की बैठक हुई है, उसके बाद लगातार बयानों का सिलसिला तेज है। ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं। गोविंद गिरी जी ने बताया है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर किया गया है क्योंकि मंजूर होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ट्रस्ट के नियम यही कहते हैं। इसके साथ साथ 2800 वस्तुओं की जो लिस्ट है वो भी 2800 वस्तुएं वहां पर सुरक्षित हैं ट्रस्ट के पास, ये भी जानकारी दी गई है। इसके साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही गई है। और कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रस्ट की ओर से पक्ष रखा है। जो अंतरिम महासचिव तैनात किए गए हैं कृष्ण मोहन जी, उन्होंने भी कहा है कि जो भरोसा लोगों का डिगा है उसको वापस कैसे स्थापित किया जाए। ट्रस्ट अपनी कार्ययोजना के अनुसार इस चीज पर बहुत ही बारीकी से ध्यान रख रहा है और आगे उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वयन किया जाएगा। हम लोग आप लोगों के लिए केवल उनमें से, क्योंकि वो बड़ा संग्रह है, यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनकी चर्चा है आपके अवलोकन के लिए ले आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले आज की खबर ने ही आपको ये जानकारी दी थी कि मंदिर ट्रस्ट के पास जिन जिन चीजों का जिक्र हो रहा है वो सब सुरक्षित हैं। आभूषण चांदी सोने के और जो 2800 इस प्रकार के उपहार चढ़ावे के रूप में आए हैं और जो ऑफिस में कार्यालय में जमा किए गए या किसी पदाधिकारी को दिए गए, न्यासी को दिए गए, व्यक्ति को दिए गए, उन सब का तो संग्रह है ही, लेकिन उसके साथ साथ उनका रजिस्टर भी जो हम लोगों ने आपको अभी दिखाया, जिसकी फोटो आपने ली है, वह आप दिखा सकते हैं। जो चांदी हम लोगों ने प्राप्त की, भारत सरकार का जो एक अत्यंत अच्छा संस्थान है, भारत सरकार टकसाल, इंडिया गवर्नमेंट मिंट, यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व के अधीन है। उसका ये डिलीवरी चलन हम लोग उनके पास ये सारा भेजते हैं, वे उसकी जांच करते हैं। उसमें से जो अब चांदी जो आई उसमें सही चांदी कितनी है और खोटी कितनी है, इसको निकालते हैं और उसकी फिर दलिया बना करके वापस देते हैं। ये सारा काम मिंट के पास दिया हुआ रहा है और आप इसको देख सकते हैं। मिंट को काम अपना अभी वैसा है क्या? हाँ, एक बार ये काम हुआ है, अब फिर उसे करवाना है। अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसने भी लगा? हाँ, आज की जो प्रेस की सारी कार्यवाही है वो आप सब लोगों को तीन है, तीन बैठ गया और अजय भी और आगे कार्य प्रणाली के लिए क्या ट्रस्ट में किसी सीईओ की नियुक्ति पर भी प्रस्ताव पास हुआ है? क्या इस तरीके का कोई विचार ट्रस्ट की ओर से किया गया? ऐसा निश्चित हुआ है कि न्यासी मंडल तो पूर्ण होगा, लेकिन 3 लोगों की हमने नियुक्ति की है जो हम लोगों को
3 नाम प्रस्तुत करेंगे। ये न्यायमूर्ति प्रदीप कोहली जो सेवानिवृत्त हैं, लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी जो सेवानिवृत्त हैं और जिन्होंने 10 वर्षों तक शिरडी का संस्थान पूरा सफलता के साथ चलाया, ऐसे सुरेश जी हावरे। इन तीनों की कमेटी हम निश्चित कर चुके हैं और ये तीनों अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेकर के और हम लोगों के पास नाम देंगे। उन 3 नामों में से हम उसका चयन करेंगे। यह काम कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, ये अनुभवी लोगों की कमेटी ये काम करेगी। आप कह रहे हैं कि जो इस्तीफा दिया गया था वो जो मेंबर हैं उनके पास वो अपने आप स्वीकृत मान लिया जाता है, तो क्या जो ट्रस्ट के मेंबर हैं उनकी नज़र में वो निर्दोष भी हैं, क्योंकि कई सारे आरोप लगे उनके ऊपर और जो स्थायी न्यासी हैं उनके ऊपर? देखिए, मैं चंपतराय जी के बारे में बोल सकता हूँ। माननीय चंपतराय जी को मैं 32 वर्षों से जानता हूँ और उनकी भूल यही है कि उन्होंने अपने समीप के लोगों पर अति विश्वास किया। उनका चरित्र, उनका जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, राम जन्मभूमि का आंदोलन कभी कोई नहीं जानता था, तब से यहाँ पर बैठ करके उन्होंने इस काम को गति दी है। इसलिए उनके त्यागपूर्ण जीवन का हम लोग कभी भी अनादर नहीं करते हैं, इस बात को ध्यान में दीजिएगा। हम तो उनके लिए अत्यंत आदर की भावना रखते हैं। बस इतना ही है कि जब अपने साथ का व्यक्ति गलती करता है तो उसकी छाया अपने ऊपर भी आ जाती है। किसी साथी के द्वारा की गई गलती की अवहेलना करने की हम लोगों की भूल हो जाती है, उस प्रकार की भूल उनकी अवश्य हुई है। इतने वर्षों तक वे ऐसे पापियों को अपने साथ कैसे रख सकें और किस प्रकार उनकी इन सारी बातों का षड्यंत्र उनके ध्यान में नहीं आया, यह अनाकलनीय है। वे मेरी दृष्टि में निष्कलंक है, वे अपराधी नहीं है, लेकिन असावधानी की भूल उनके द्वारा हुई है। एसआईटी का कोई जिक्र मीटिंग में हुआ सर? क्या एसआईटी से आप लोग सहमत? एसआईटी का संपूर्ण वाचन उसमें हुआ, लेकिन वह केवल हमारे आकलन के लिए था, किसी प्रकार की कमेंट करने के लिए नहीं था। ईडी सीबीआई की भी कोई भूमिका इस केस में देगा कि इतना बड़े लेवल पे क्या, और ये क्या सिर्फ इन्हीं 8 लोगों तक है या इसके पीछे कोई साजिश भी आप देखते हैं? इसके पीछे ये सब जो हो रहा है, इसके पीछे आपको साजिश तो इतने से ध्यान में आनी चाहिए कि जिन लोगों ने कभी राम का नाम नहीं लिया, राम का विश्वास नहीं किया, राम भक्ति जिनकी पीढ़ियों में कभी हुई नहीं, ऐसे लोगों को राम भक्ति उभर करके आ गई। कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले अचानक राम भक्त बन गए और जालीदार टोपी पहन करके और केवल इफ्तार पार्टियां के लिए जाने वाले और कभी आकर के राम जी का दर्शन न करने वाले भी राम जी का दर्शन करने के लिए आ गए। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि ये चोरी का निमित्त बना करके हिंदुत्व के विरोध में माहौल खड़ा करना, यह एक अत्यंत बड़ा जो संगठित समाज हुआ है उसके विरोध में माहौल खड़ा करना और इस देश में एक अराजकता का काम निर्माण करना, इस प्रकार का षड्यंत्र मुझे अवश्य दिखता है। इसमें अनेक लोग अपनी राजकीय रोटियां सेकने के लिए भी आए हैं, अनेक लोग अपने अन्य स्वार्थों के कारण भी आए हैं, ऐसा मुझे आभास होता है। क्योंकि जो कभी यहाँ पर आते हुए दिखाई नहीं दिए, अनुकूल बोलते हुए दिखाई नहीं दिए, उनकी राम भक्ति इतनी उभर करके आ गई, यह केवल आश्चर्य नहीं है, यह षड्यंत्र है। सर, क्या कोई प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा? चढ़ावे की जो प्रक्रिया है, क्या उसको और सुदृढ़ बनाने? कौन सी? चढ़ावे उसके लूपहोल्स को क्या ठीक करने के लिए प्रक्रिया में कोई बदलाव किया? बिल्कुल बदलाव किया जाएगा, पूरी तरह से बदलाव किया जाएगा। ये काम करने का वास्तव में एक बात आपको मुझे ये भी बतलानी चाहिए कि इसमें एसबीआई को भी अपनी जिम्मेदारी लेने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम हुआ है वो एसबीआई के साथ मिलकर के हुआ है, तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी थी और उनकी निगरानी न होने का भी इसमें एक बहुत बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा है। वास्तव में मेरी दृष्टि में तो यह एफआईआर भी जो किया जाना चाहिए था वो एसबीआई के द्वारा किया जाना चाहिए था, हमारे ट्रस्ट के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन हमारे ट्रस्ट के लोग भोले, उन्होंने कर दिया। वास्तव में ये जिम्मेदारी उनकी है। तो ऐसी स्थिति में जब ये सारा षड्यंत्र चलता रहा, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करना हमारा कर्तव्य है, हम उसको करके रहेंगे। और
1% भी डाउट न रहे, इस प्रकार की प्रक्रिया को अपनाएंगे। इसके लिए हम लोग योग्य कदम उठाएंगे, सबका मार्गदर्शन लेंगे और इस राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा पर आंच आई है उसको पूर्ण धो करके रहेंगे। विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। विवेक जी, क्या अपडेट्स आ रही हैं आपके पास? देखिए शेखर जी, सारी अपडेट्स जो अभी आ रही हैं वो हम लोग 3 घंटे 4 घंटे पहले ही दे चुके हैं अपने दर्शकों को कि ये होना है और ये कृष्ण मोहन जी को ये जिम्मेदारी मिलनी है और संभावना थी जो कमेटी बनेगी जो आगे तय करेगी वो सब हम लोग पहले ही अपने दर्शकों को बता चुके हैं। लेकिन अभी भी अंदर कुछ लोग मौजूद हैं। ट्रस्ट के जो 5 अभी सदस्य निकले हैं, मुझे लग रहा है कि 1 आध सदस्य भी और अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से ये पूरा गेट के आसपास सुरक्षा तैनात है। तो अब जो अंदर से जानकारी आ रही है वो कौन व्यक्ति है, कौन है, कब तक निकलेगा, ये अभी अंदर से, चूंकि सारे अधिकारी आप दिखाएं, हरिराम कैमरामैन एक बार दिखाइए जरा गेट के सामने, किस तरह से पुलिस और प्रशासन के सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी कोई भी अपनी जगह से हिला नहीं है, गेट बंद है। मंदिर के अंदर कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं और उनमें आपस में बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है। हालांकि जो कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और बाकी लोगों ने अपना बयान देके सारी चीजें साफ कर दी है। लेकिन रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, अब वो इंटरव्यू लेगी और सदस्य कौन बनेगा ट्रस्ट में। और ये इशारा इस बात का है शेखर जी कि जो हम लोग संभावना, जो आशंकाएं जता रहे थे सुबह से कि ट्रस्ट भंग भी हो सकता है, तो ये ट्रस्ट में पूरा परिवर्तन करने, चूंकि एसआईटी की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र था कि ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों को हटाया जाना चाहिए और कुछ नए पदाधिकारी लाने चाहिए। तो ये एक जो शुरुआत में ही आशंका जताई जा रही थी कि ट्रस्ट भंग हो सकता है, तो आज लगभग ट्रस्ट भंग होने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि दोनों का इस्तीफा मंजूर हो गया और जो संविधान है ट्रस्ट का, जो बाइलॉज हैं उसके मुताबिक इस्तीफा देते ही मंजूर हो जाता है। तो वो पहले ही जब हम लोगों ने बताया था, जब ऑफिशियल सूचना आई थी उसके 3 दिन पहले हमने बताया था कि इस्तीफा हो गया है, तभी से वो मंजूर माना जा रहा था कि उसी समय मंजूर हो गया इस्तीफा। खैर चलिए, जब सामने आई चीजें तो आज मोहर लग गई आज की खबर की, उस खबर पर, एक्सक्लूसिव खबर पर कि इस्तीफा मंजूर हो गया है। और 2 नाम हम लोगों ने लिए थे, अनिल मिश्रा, चंपत राय, और दोनों ही नाम, तीसरा कोई आसपास नहीं था, चौथा कोई नाम नहीं था, सिर्फ 2 नामों पे हमने कॉन्फिडेंटली कहा था कि ये दोनों ने इस्तीफा दे दिया और उस पर मोहर लग गई। अब आगे पूरा ट्रस्ट भंग होने की स्थिति में सभी लोग बदले जाएंगे। 1 महीने का, लगभग 1 महीने का, चूंकि अगले महीने ये बैठक होनी है, इस पर माफ कीजिए जो तारीख थी 22 जुलाई शायद वो तारीख दी है, मैं ठीक से सुन नहीं पाया था। 22 जुलाई को ये बैठक होनी है ट्रस्ट की दूसरी, और इस दौरान, इसके बीच में जो व्यवस्थाएं होंगी सारी चीजें देख ली जाएंगी। ट्रस्ट के सदस्य, चूंकि आज जो बैठक हुई है अंदर, उसमें एक भी व्यक्ति, चंपत राय के ईमानदारी पे कोई शक नहीं है, किसी ने शक नहीं उठाया है, लेकिन उनकी लापरवाही और उनकी नेग्लिजेंसी और आरोपियों को बचाने की जो उन्होंने कोशिश की, चूंकि हमने बता दिया था पहले ही कि 5 तारीख को जब वो वीडियो आया था कि आरोपियों को घर से उठाया जा रहा है, उनके घर से कैश बरामद हुआ है, वो सीसीटीवी फुटेज आया था। 5 तारीख को सपा नेता पवन पांडे ने इस बात को सार्वजनिक रूप से एक बयान दिया था कि राम मंदिर में दान की चोरी हो रही, उन्होंने आरोप लगाया था। उसके 4 दिन पहले से सारी चीजें चल रही थी, यानी जो सदस्य थे, चोरी की सूचना ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को पहले से थी। और राम मंदिर के अंदर ट्रस्ट के जो कारसेवकपुरम है, जहां बैठते हैं चंपत राय, वहां घमासान मचा हुआ था। इस मामले को दबाने की कोशिश हो रही थी। चंपत राय पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि उन्होंने आरोपियों को बचाने की कोशिश की। उनको सूचना थी कि चोरी हो रही है, उसके बाद भी उन्होंने सबके घर से कैश रिकवर कराया, जो 80 लाख रुपए जो एसआईटी ने बाद में बरामदगी दिखाई है, वो 5 तारीख के पहले ये रिकवर कर चुके थे और उसको राम मंदिर के ट्रस्ट का वो है खाता, उसमें रखा हुआ था। तो वहां पर सारे पैसे सुरक्षित थे। चंपत राय और अनिल मिश्रा को सब मालूम था, लेकिन इन लोगों ने मामला दबाने की कोशिश की। और राम मंदिर की, ये कहा जा रहा है, जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी आई है कि मंदिर की प्रतिष्ठा को आघात ना पहुंचे, करोड़ों श्रद्धालुओं को आघात ना पहुंचे, उनकी श्रद्धा को आघात ना पहुंचे, इसलिए इस चोरी को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है, अपराध छिपाना भी एक अपराध की श्रेणी में आता है और चंपत राय उसी के दोषी हुए।
कानूनन इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको आज डॉक्यूमेंट्स होंगे, कोई गवाही होगी। उन सब से प्रार्थना किए कि सत्य की खोज के लिए अगर वो अपने आरोपों के लिए गंभीर हैं तो उनको एसआईटी को आकर के वह रिपोर्ट करना चाहिए। एसआईटी को कहेंगे तो जांच में सहायता मिलेगी। इतना सब होने के बाद भी इस सारे दुष्प्रचार से अप्रभावित रहकर वहां राम भक्तों का आना कम नहीं हुआ है जी। उतनी ही बड़ी संख्या में वो आ रहे, इस पर भी ट्रस्टियों ने संतोष व्यक्त किया है जी। सर, चढ़ावे में जो कीमती सामान था उसको लेके बहुत सारे सवाल उठाए गए और कुछ लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे वो 5 करोड़ वाली सोने की जो रामायण है वो गायब हो गई। इस तरह के जो एलिगेशंस हैं इसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि कुछ गायब नहीं हुआ, सार्वजनिक निमंत्रण है, जिसको अपनी चीज जाकर के देखनी है वो ट्रस्ट से समय तय करे, जाए और सत्यापन कर ले जी। सर, पॉलिटिक्स भी काफी हो गई इस इशू पर। शुरू से ही जब से ये इशू उठाया गया तब से अखिलेश यादव, क्योंकि यूपी से वो बिलोंग करते हैं और चुनाव भी आने वाले हैं, और साथ में इंडिया अलायंस के लोग, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस के लोग हों। और हमारे साथ इस समय हमारे खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। हम लगातार अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जिस तरीके से ये ट्रस्ट की बैठक हुई है, जो कुछ सामने आया है, हमारे साथ में अयोध्या से हिंदू धर्म गुरु सीताराम जी जुड़े हुए हैं, श्याम सलोने जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, राज शर्मा जी हैं कांग्रेस से, और विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ अयोध्या से लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आज की खबर ने ही हमारे दर्शकों को यह जानकारी दी थी कि अयोध्या में जितनी भी चीजें दान दी गई हैं, लोगों के द्वारा जो वस्तुएं दान दी गई हैं, वो सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं, ट्रस्ट के पास मौजूद हैं। इसी तरीके से आज की खबर ने सबसे पहले, बाकी राष्ट्रीय मीडिया में जब यह खबर आई उससे 24-48 घंटे पहले हमने आपको यह बताया था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है। बजरंग बागड़ वहां पर पहुंचे थे और उसी समय यह इस्तीफा हो गया था। आधी रात के आसपास यह इस्तीफा हुआ और हमने अपने दर्शकों तक यह खबर पहुंचाई थी। विवेक त्रिपाठी लगातार अयोध्या से हमें अपडेट्स दे रहे हैं और साथ साथ ये भी उन्होंने आज हमें कई घंटे पहले ही बता दिया कि ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव के रूप में कृष्ण मोहन जी होंगे, जो कामेश्वर चौपाल जी के निधन के बाद इस ट्रस्ट में शामिल किए गए थे। इसके साथ ही 3 लोगों की एक कमेटी बनाई गई है जो 3 नाम देंगी, क्योंकि 3 लोग हटे हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा और एक अन्य सज्जन को हटाया गया है, जिसके बाद ये 3 नाम दिए जाएंगे, जो इंटरव्यू के बाद तय होगा कि ट्रस्ट में किस तरीके से किनकी आंदोरफ्त होनी है। एक बड़ी चीज यह है कि एसबीआई को भी गोविंद गिरी जी महाराज ने कहा है कि एफआईआर एसबीआई की तरफ से होनी चाहिए थी। एसबीआई का भी बड़ा दोष है और जिस तरीके से उसने अपनी जिम्मेदारी से पलायन किया है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। हम इस चर्चा की शुरुआत विवेक त्रिपाठी जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि एसबीआई सरकारी बैंक है, उसकी जिम्मेदारी थी कि ट्रस्ट में जो चंदा चढ़ावा आ रहा है सुरक्षित निकल करके वो अकाउंट तक पहुंचे, बैंक तक पहुंचे। अब इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके की एसबीआई की भूमिका की बात की गई है, इसको किस तरह से देखा जाए? शेखर जी, जो चढ़ावा जब दान पेटियों में रुपए आते हैं, उसकी एक प्रक्रिया मैं पूरी आसान करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। जब रुपया आता है उसके बाद वो दान पेटियां, बहुत सारी दान पेटियां हैं मंदिर में, उनका एक कलेक्शन होता है, सभी एक जगह पर रखी जाती हैं और उस जगह पर जो टीम बनाई है वो एसबीआई ने ही बनाई है। एसबीआई ने आउटसोर्स किए हैं, बनारस की एक कंपनी के कुछ लोगों को आउटसोर्स किया है कैश की काउंटिंग के लिए। कलेक्शन और काउंटिंग का काम बनारस की एक टीम करती है, जो एसबीआई ने जिसको आउटसोर्स किया है। उसमें मंदिर के कुछ कर्मचारी भी, जो ट्रस्ट जिनको कहता है या जिनको बताता है, जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है, उन कर्मचारियों की भी उसमें शामिल रहते हैं, उनका भी भागीदारी रहती है। तो ये सब मिलकर काउंटिंग करते हैं। सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में काउंटिंग होती है और खास उनको ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं कर्मचारियों के लिए। ये स्पष्ट और सख्त दिशा निर्देश हैं कि वो ऐसे कपड़े पहनेंगे जिनमें कहीं भी
जेब नहीं होगी, उनके लिए विशेष वेशभूषा का इंतजाम किया गया है। लेकिन जब भी काउंटिंग होती थी तो सारे कर्मचारी, चाहे वो एसबीआई के आउटसोर्स कर्मचारी हों, जो बनारस की कंपनी के हैं, या राम मंदिर से जुड़े लोग हों, वो सारे लोग वहां पर अपने सामान्य जो वेशभूषा होती है, सामान्य कपड़ों में पहुंचते थे, जिनमें तमाम तरह की जेबें होती थी, और वो पैसा छुपाकर गायब करके ले जाते थे, सीसीटीवी कैमरे से बचाकर ले जाते थे। और सबसे बड़ी लापरवाही जो कोषाध्यक्ष हैं, वो उन्होंने अपने 2 दिन पहले जो अपने एक सफाई जारी की है, उसमें कहा कि वो कभी काउंटिंग में जाते नहीं थे, जहां काउंटिंग होती थी वो वहां कभी नहीं जाते थे, और काउंटिंग से उनका कोई कैश से कोई लेना देना नहीं है। तो एक कोषाध्यक्ष के पास फिर और काम क्या होता है? जो काम था उन्होंने वो भी नहीं किया। यानी इसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा के बाद जो जिम्मेदारों की लाइन है, वो श्रृंखला है, वो बढ़ती ही जा रही है, और लोग खुद अपनी सफाई में जो बात कर रहे हैं उसी में वो फंस रहे हैं। उसी तरह से एसबीआई चूंकि राम मंदिर का जो चढ़ावा है वो एक बैंक में नहीं जाता है, वो अलग अलग कई बैंकों में जाता है, एसबीआई में जाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाता है। इतना ज्यादा चढ़ावा आता है कि बैंकों में वो रुपया रखने की जगह नहीं होती। कई बार रुपया दूसरी जो मूल शाखा है उससे आसपास की शाखाओं में भेजा जाता है, शहर से बाहर की शाखाओं में भेजना पड़ता है। एसबीआई के पास इतना रुपया आता है, और इतना बड़ा क्लाइंटेज, राम मंदिर जैसा बड़ा क्लाइंटेज जिसमें रोज करोड़ों रुपए का कैश आ रहा है, वो कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। इसीलिए एसबीआई ने इस मामले में पूरी तरह से पल्ला झाड़ के सारा अपनी जो ठीकरा था वो राम मंदिर के कर्मचारियों के सर पे फोड़ दिया, ट्रस्ट के लोगों के सर पे फोड़ दिया, और अपने आप को पूरी बचाने की कोशिश की। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये क्लाइंटेज चला जाता तो सैकड़ों करोड़ रुपए का जो महीने का बिजनेस है। बिल्कुल, जिस तरीके से देश राम भरोसे कई बार चलता है, वैसे ही लग रहा है कि ट्रस्ट में भी जितने सदस्य थे सब राम भरोसे ही बैठे थे। राम को खुद ही निगरानी करनी थी और राम ने निगरानी कर ही ली आखिर में। राज शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, मेरे ख्याल से कुछ अपडेट्स आपके पास भी आई होंगी, हम दे ही रहे हैं। कुछ मामला जम रहा है आपको, या अभी लग रहा है कि आपको ये सब बातें ठीक नहीं है, जो आप कह रहे हैं या जो कांग्रेस या विपक्ष कह रहा है उसी बात में ज्यादा दम है? शेखर भाई, मैं सबसे पहले तो क्लियर कर दूं, यहां पे ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना सपा, ना बसपा, इसका सवाल ही नहीं होना चाहिए। जो भी जांच होगी उसकी अगर निष्पक्षता गांव पे रहने वाले एक छोटे गरीब किसान तक पहुंच जाए, अगर वो कहने लगे कि हाँ अच्छा हुआ, ये ऐसे हुआ, तब तो अच्छी बात है। अभी मैं आप ही के इसमें बैठ के देख रहा था कि कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें कोषाध्यक्ष कुछ कह भी रहे हैं। उन्होंने तो चंपत राय जी को क्लीन चिट दे दी, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, क्लीन चिट वो दे रहा जो कोषाध्यक्ष का जो उनके पास प्रभार था उसका निर्वहन सही से नहीं कर, बात गलत बात है। आज आप एक दूसरे को बचा रहे हो। मेरी निगाहें जाए ना जाए, शेखर भाई आपकी निगाहें जाए ना जाए, और सलोनी भाई की निगाहें जाए ना जाए, लेकिन राम भाई की निगाहें पूरी जाएंगी। मेरा एक ही बात है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जो देश की छवि धूमिल हुई है उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी, ये सब बेकार की, ये किताबी ज्ञान है भाई कि दूध का दूध, पानी का पानी। चंपत राय को जानते थे आप? चंपत राय क्योंकि पदेन सदस्य साहब संजय प्रसाद जी डीएम वगैरह होते थे, ये 20-20 फीट तक नहीं जा पाते थे। रामलला के दर्शन करने के लिए 1.25 घंटा लगता था। चंपत राय जी का, जी भी नहीं कहूंगा, चंपत राय के दर्शन करने के लिए 8-8 घंटे लगता था, बात नहीं करते थे। गोपाली गिरी अगर मैं नाम पे कंफ्यूज ना हूं, जो कोषाध्यक्ष है, वो कह रहे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि मेरा तो कोई रोल नहीं होता था। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं उनको भी अरेस्ट किया जाए। जो पद लेने के बाद अपने पद की निर्वहन और अपने पद की ग्रेविटी को ना समझे, उसे जेल जाना चाहिए। और मैं यहां पे भी आज बैठे हुए हमारे ये श्याम सलोनी साहब बैठे, मैं इनसे भी एक विनम्र निवेदन करूंगा कि आज देश को बचाने की बात करना, पार्टी को बचाने की बात नहीं करनी। गजब। ठीक है राजी, आपने अपनी बात रखी है। मेरे साथ में 8 सेकंड बस मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज किसी भी राजनीतिक पार्टी को सेटिस्फैक्शन होने की जरूरत नहीं है। आज किसी भी कोई पार्टी, कोई नेता को सबूत देने की जरूरत नहीं है। अगर आज एक क्वेश्चन खड़ा हुआ है सबूत देने के लिए, तो सबूत देना है तो 140 करोड़ में से भी उन 80 करोड़ लोगों को देना है
जो बेचारे धावल हैं, जो गरीब हैं, उन लोगों को देना है। अगर आज आप उनको विश्वास में नहीं ले पाए तो याद रखना सलोनी साहब, जिंदगी में आपको आपकी आत्मा माफ नहीं करेगी। राम जो सजा देंगे देंगे, आपसे मतलब आपकी पार्टी, वो तो एक अलग बात है। आपका पॉइंट क्लियर है। हिंदू जनमानस को आप अटैक कर रहे हैं, हिंदू जनमानस से आपकी अपेक्षा है, होनी भी चाहिए। कांग्रेस हो चाहे सपा हो, सबके सामने यही चुनौती है कि संगठित हुआ हिंदू जो 2014 ऑनवर्ड्स दिख रहा है, उसको कैसे कम से कम इस मामले पर भी ना तोड़ पाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी पार्टियों के लिए। ये ठीक है, आपका पॉइंट अपनी जगह पे। रुद्र विक्रम जी हैं हमारे साथ में। रुद्र जी, आपने भी बहुत सारी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे ख्याल से अब तक ट्रस्ट की ओर से जो हुई है उसको देख लिया होगा। कानूनी रूप से आप इन चीजों को किस तरीके से देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? देखिए, कानूनी रूप से हम तब तक कोई कंक्लूजन नहीं, बीइंग एन एडवोकेट, हम तब तक कोई कंक्लूजन तब तक नहीं देते जब तक मामले में चार्जशीट फाइल ना हो जाए। चार्जशीट फाइल होने के बाद चार्ज ना फ्रेम हो जाए, चार्ज फ्रेम होने के बाद एविडेंसेस ना लीड कर दिए जाए प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और उन सारी प्रक्रियाओं के बाद जो फाइनल आर्गुमेंट के बाद या फिर जो कंप्लेनेंट जो एक्यूज्ड हैं उनको अपना अवसर ना प्रदान किया जाए, उसके बाद जब फाइनल वर्डिक्ट कोर्ट का आता है तब शायद हम कह सकते हैं कि ये पारिक तौर पे इस मामले में क्या था। लेकिन जो प्राइमा फेसाई और फौरी तौर पर जो हम सबको दिख रहा है, उसमें जो मैं पहले भी आपकी डिबेट में कहता आ रहा हूँ कि कहीं न कहीं कोताही बरती जा रही है, कहीं न कहीं इसमें लूप होल चल रहा है। और जो ये आज इतने दिनों के बवाल के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो इस्तीफे हुए, जो मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत देरी हुई है चीजें होने में। अब ये चीजें सही डायरेक्शन पे चल रही हैं, मैं नहीं कह रहा अब डायरेक्शन पे चल रही, लेकिन इतना मीडिया का प्रेशर, इतना जनता का प्रेशर, अरे आपको तो प्रभु का प्रेशर मानकर इसको पहले तो ये गलती करनी नहीं चाहिए थी। अगर ये गलती हो भी गई और मामला संज्ञान में आया तो इस पर स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले को अब तक निपटा दिया जाना चाहिए। बहरहाल ये चीजें नहीं हुई, लेकिन अब इस मसले पर चीजें जो चल रही हैं, बहुत लेट हुई हैं चीजें, बहुत लेट इस मामले पर जो त्वरित कार्रवाई हो जानी चाहिए वो नहीं हुई है। लेकिन अब जो चीजें चल रही हैं, कम से कम शायद प्रभु के दरबार में तो ये कभी माफ नहीं किए जाएंगे, शायद जनता के दरबार इनको हो सकता है अगर चीजें सही हो जाए, क्लीन चिट हो जाए और जो लोग दोषी हैं वो पकड़े जाएं, उन दोषियों को सजा हो जाए, तो शायद जनता के दरबार में कुछ थोड़ी बहुत इनको माफी मिल जाए। ठीक है रुद्र जी, मैं दो चीजें आपसे और समझना चाहूंगा। एक तो जो कोषाध्यक्ष हैं गोविंद गिरी जी, उन्होंने एक चीज ये कही है कि एसबीआई उस काउंटिंग में शामिल होता था। एसबीआई ने एक्स को दिया ठेका या वाई को दिया, वो एक अलग चीज है, लेकिन एसबीआई अपने आप में एक पर्याप्त बैंक है, एक बैंकिंग सिस्टम है हमारे देश का। उनके लोग अगर किसी भी रूप में इन्वॉल्व थे तो गोविंद गिरी जी का कहना है कि एफआईआर तो एसबीआई की तरफ से होनी चाहिए थी, ट्रस्ट ने की वो अलग चीज है, लेकिन इस चीज को आप कितना बड़ा कानूनी लूपहोल मान रहे हैं एसबीआई की तरफ से, क्योंकि उनका कहना है कि एसबीआई ने क्यों नहीं की, ये एक बड़ा सवाल है। नहीं, देखिए, अगर एसबीआई एक बैंक है, हम जितना पैसा उसमें डाल रहे हैं, जितना पैसा निकाल रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस विदाउट ऑथराइजेशन हम पैसा नहीं निकाल रहे हैं, या पैसा अगर हम डाल भी रहे हैं नहीं, तो वो काउंटिंग की प्रक्रिया में भी शामिल थे रुद्र जी, आप समझिए। काउंटिंग, देखिए काउंटिंग प्रक्रिया में मुझे नहीं लगता कि वो उस हद तक शामिल रहे होंगे, क्योंकि काउंटिंग प्रक्रिया तो जब आप नोट देने जाते हैं बैंक को तो वो काउंट करती ही है बिना नहीं, कि भाई आप बात नहीं समझे। जब नहीं, ये हम आपको बता रहे हैं, जब काउंटिंग होती थी, मतलब जिस कमरे में वो बक्से खोले गए तो वहां पर ट्रस्ट की भी टीम मौजूद है और एसबीआई की भी टीम मौजूद है। अब वो एसबीआई की एक्स टीम है, वाई टीम है, अदर थिंग, लेकिन वो काउंटिंग प्रक्रिया में शामिल है और उसके बाद वहां से निकाल के बैंक तक ले जाना है। शायद वो काउंटिंग प्रक्रिया में इसलिए शामिल किए गए होंगे क्योंकि अगर आप मान लीजिए हम बैंक में पैसा लेके जाते हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए कैश हम लेके गए, तो वहां पे जो कैशियर होता है वो गिनता है हमारे नोटों को, उसके बाद बैंक में जमा करता है। तो इनको शायद इसलिए शामिल किया होगा कि यहीं पे वोटों की गिनती हो जाए और नोटों की गिनती हो जाए और नोट गिनती करके और यहीं से जाके वो बैंक में जमा कर दिए जाए, वहां पे दोबारा रिकाउंटिंग शायद नहीं होती होगी, इसलिए ये होता होगा। तो इसमें जो व्यक्ति वहां शामिल होता था
और उसको ये मामले गड़बड़ी का पता था तो उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। लेकिन एसबीआई की तरफ से कोई एफआईआर हो, मुझे नहीं लगता कि क्योंकि एसबीआई के जो टॉप ऑफिसर थे उनको पता भी थी ये चीजें कि नहीं पता थी, जो लोग काउंटिंग में सिर्फ इन्वॉल्व थे उनको सिर्फ पता थी, तो उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट रुद्र विक्रम जी। यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि अगर एसबीआई की टीम उस कमरे के अंदर तक मौजूद थी जहां काउंटिंग हो रही थी, तो अगर एसबीआई के अधिकारियों को जानकारी नहीं थी, दिस इज द पॉइंट। तो चंपत राय और अनिल मिश्रा चूक गए, दिस इज द पॉइंट। खास तौर से चंपत राय को गोविंद गिरी जी ने कहा है यही बिंदु है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस पर तो है कि अगर आपको वहां पता है, अगर आप वहां पे उस प्रक्रिया में इन्वॉल्व थे, आपके संज्ञान में है चीजें, तो बिल्कुल उन पे एफआईआर होनी चाहिए, उनकी भी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया रुद्र विक्रम जी, आपने जिस बात को कहा, बहुत बड़ा आधार दिया है आपने इस पूरे विषय को। जितना विषयांतर किया जा रहा है उन चीजों में आपकी यह बात बहुत मार्के की है कि अगर एसबीआई के लोग दोषी हैं, एसबीआई के अधिकारी अगर उस जगह पर अपनी क्षमता से चूके हैं, तो फिर यहां पर जो ट्रस्ट के लोगों के लिए बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक रास्ता निकलता है। हम ट्रस्ट को बचाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये दलीलों में आप समझिए, लर्नेड आदमी जब इस तरीके से कानून का कोई बात कहता है तो बहुत वजन रखता है वो। श्याम सलोनी जी हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के। श्याम सलोनी जी, मैंने कोई काम आपका आसान नहीं किया है, आप इस बात से खुश मत होइएगा कि मैंने अभी अभी रुद्र विक्रम जी से एक पॉइंट रेज कराया या उन्होंने रेज किया, उस पर मैंने क्रॉस किया। मैं आपसे यह समझना चाहूंगा कि जितनी बातें आज विश्व हिंदू पर, माफ कीजिएगा, ये ट्रस्ट की तरफ से की गई हैं, ट्रस्ट की बैठक के बाद आई हैं, एक तो इतनी देर क्यों लगी, इसको भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देख रही है, एक बात। दूसरा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गांठ अगर लग जाए तो उसके मतलब वो गांठ ही होती है फिर। तो जितना आप स्मूथली 2014 से हिंदुआने को लेकर के साथ में चल रहे थे, राम मंदिर जिस भव्यता के साथ में 2022 में आकार लेकर के लोगों को समर्पित किया गया 2024 में, आज 2026 में जब हम खड़े हैं तो लोगों के मन में एक गांठ आ गई है, जिस गांठ को कांग्रेस हो, सपा हो या देश का कोई भी विपक्ष हो, वो अपनी तरह से भुनाने की या उस गांठ में आपको बांधने की कोशिश तो कर ही रहा है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास उतना बड़ा तोड़ नहीं था आस्था के विषय पे। तो बीजेपी के लिए अभी भी चिंता है या चिंता जो होगा राम जी करेंगे? शेखर भैया, आपको और साथी मित्रों को मैं ब्रज की भूमि से राधे राधे प्रणाम करता हूं। देखिए शेखर साहब, विपक्ष का काम है, मुख्य रूप से जो विपक्ष का कार्य होता है वो होता है कि सत्ता के द्वारा कोई कार्य ऐसा पकड़ा जाए जो जनता के हित में हो। अब राज जी ऐसे मत करिए, देखिए अब मैं गया हूं श्याम जी के पास में, उनको बोल लेने दीजिए। नहीं राज भाई ऐसे मत करिए प्लीज, ऐसे मत करिए, उनको बोल लेने दीजिए, फिर आपके पास काउंटर का समय रहेगा। ऐसे तो उनकी बात ही नहीं होगी, केवल हल्ला मचेगा इस चर्चा में। राज शर्मा जी, नेहरू जी ने चोरी कर आप सुनेंगे? राज शर्मा जी, आप श्याम जी बोलें। राज शर्मा जी, जिस तरह की भाषा शैली आप अन्य तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ या चैनल पर करते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे साथ ना करें। आप पूर्व सैनिक हैं, आपका सम्मान है, ज्यादा आप अगर उपद्रव करेंगे, इस तरह की भाषा शैली करेंगे तो आपको बंद करा दिया जाएगा। फिर आपकी अभद्रता बर्दाश्त नहीं होगी। डिसिप्लिन में रहना सीखिए। आप आर्मी से निकले हुए हैं, या आप कांग्रेस जैसी अभद्रता कैसे आपके अंदर आ गई? आप ब्राह्मण हैं, आपको अपना अस्तित्व बचा के रखना होगा। लोगों के बीच में जाकर के जो भगवान को कभी काल्पनिक मानते थे, भगवान के अस्तित्व का सवाल उठाते थे, कभी इन्होंने राम सेतु का कह दिया कि राम सेतु है ही नहीं, उस पार्टी का आप कैसे आप समर्थन करते हो? आपकी आत्मा कैसे जवाब दे रही है? मैं समझता हूँ आपकी आत्मा मर चुकी है, आप इसे जागृत कीजिए। आपका अस्तित्व पर सवाल आ रहा है, मैं व्यक्तिगत आपको बता रहा हूँ। राज जी, आपने पूरी चर्चा डिरेल कर दी। मैंने क्या पूछा था श्याम जी, उसका जवाब देते तो ये चर्चा में कुछ निकल करके आता।
अब निकलेगा कुछ नहीं, वो आपके सवाल का जवाब देना उनको सुटेबल है, वो आसानी से दे देंगे। मैंने कुछ कठिन बात पूछी थी। श्याम जी, आप मेरे सवाल पे आ जाएं। मैं कठिन सवाल दे रहा हूं। वो कठिन सवाल हमारे लिए इसलिए नहीं है शेखर जी कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करती है जिससे कि जनहित में व्यवधान पैदा हो। जिस तरीके से चोरी हुई, चोरों के लिए एसआईटी की मांग की गई, तत्काल मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठित की और मुख्यमंत्री जी का ही एक चेहरा है, उनका ईमानदारी का जो चेहरा है, उस चेहरे से भयभीत होकर के, चाहे मंदिर ट्रस्ट रहा हो या कोई अन्य लोग हों, ये इतना समझ चुके थे कि योगी जी के नेतृत्व में एसआईटी गठित हुई है, तो जो जिन पर आंच आ रही है उनको इस्तीफा देना होगा। और उन्होंने इस्तीफा तभी दे दिया था और वो इस्तीफा मंजूर भी हो चुका था, लेकिन चूंकि मामला गंभीर था, विपक्ष इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा था, नए लोगों को पकड़ के विपक्ष कहां से लेके आ रहा था, नए आरोप लगा रहा था। कभी एक महिला आती है, वो कहती है कि मैंने कहा घुसंडी दिए। हाँ, उनकी श्रद्धा रही थी भगवान में, उन्होंने दिए थे, लेकिन वो भ्रमित हो गई क्योंकि विपक्ष ने इस तरीके से भ्रमजाल फैला दिया। लोगों को लगा कि हमारे दिए हुए दान का कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, लेकिन आज वो आशान्वित है। तो लग रहा है कि मैंने जो कहा घुसंडी दिए थे वो सुरक्षित हैं। सिंधी समाज के लोगों ने जो दान दी थी, चांदी की मूर्ति, ईंटें, वो भी सुरक्षित हैं। सोने आभूषण सुरक्षित हैं। कल से एक चैनल पे खबर चलने लगी, वो एक पूर्व सचिव आ गए, वो बोल रहे कि मैंने रामचरितमानस सोने की दी थी, वो गायब हो गई है। आज वो भी क्लियर हो गया है, वो भी सुरक्षित है। लेकिन अब एक सवाल पैदा हो जाता है, सारी चीजें सुरक्षित होने के बाद अब सवाल ये आता है कि जिन लोगों ने इतना भ्रमित हो गए, इन्होंने ये क्यों नहीं बताया, किसी का भी एक भी स्टेटमेंट नहीं आया कि हमको गुमराह किया गया। ये कैसे गुमराह हो गए? क्या इनको राम पर विश्वास नहीं था? क्या इनको विपक्षियों पर इतना विश्वास हो गया? आज विपक्ष को बोलना होगा। हम शुरू से बात कर रहे थे, जो अभी इंद्र प्रताप सिंह जी ने कही थी, एसपीआई की भूमिका संदिग्ध है। हमने सदैव चंपक राय जी का कभी समर्थन नहीं किया। हमने कहा वो महासचिव थे, उनकी जिम्मेदारी थी, उनको पूरी जिम्मेदारी से हर चीज पर नजर रखनी थी। क्यों उन्होंने इतना विश्वास किया टिन्नू यादव पर? आज टिन्नू यादव के किसके साथ आंकड़े मिल रहे हैं, किससे कनेक्शन मिल रहा है? अखिलेश यादव के साथ 1000 बार उनकी वार्तालाप हो रही है टेलीफोन पर। तो क्यों हो रही है? अखिलेश यादव इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक एक बात पर ट्वीट करने वाले अखिलेश यादव आज इस पर मौन धारण क्यों किए हुए हैं? इसका जवाब दें। कहां से, कौन सा सोर्स था जो अखिलेश यादव जी को मालूम पड़ा कि चोरियां हो रही हैं? टिन्नू यादव ने द्वारा मालूम नहीं पड़ रहा था, टिन्नू यादव के परिवारजन रिश्तेदारों के द्वारा मालूम नहीं पड़ रहा था, तो इनको कौन सा सोर्स था जो इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा रचा, देश को भ्रमित किया, सनातन को बांटने का कार्य किया? शेखर जी, आज विपक्षी पार्टियां नेस्तनाबूद हैं। योगी जी और मोदी जी के जो कार्य है उससे जनता इतनी प्रभावित है कि बार बार हर प्रदेश में जहां चुनाव होता है हमको आशीर्वाद मिलता है और हमारी सरकार बनती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो ये क्या लेकर के आए? इन्होंने राम मंदिर का अपने लोगों से चोरी कराई। एक जांच ये भी अभी होगी, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं, अभी ये भी जांच होगी कि इनको जो सोर्स मिले हैं तो कैसे मिले, और इनका विपक्ष का इसमें हाथ हो सकता है। मैं तो कहता हूं होगा ही होगा। ये वो लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो हत्याएं करा सकते हैं, जो राम मंदिर के नाम पर हत्याएं करा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी का एक वीडियो चल रहा है, वो कह रहे हैं कि मंदिर था ही नहीं, वो मस्जिद मानते हैं। राम सिंह यादव कहते हैं वो मस्जिद थी, उनके भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव कहते हैं तो वहां पर जितने लोग चढ़ गए हमने सबको मरवा दिया, और चढ़ते तो औरों को मरवा देते, और मंदिर नहीं था, मस्जिद थी। ठीक है श्याम सरोज जी, आपने अपनी मजबूती से बात रखी है। और इस समय जो बड़ी खबर शेखर वार्ता से निकल रही है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने यह बड़ा आरोप लगाया है विपक्ष पर कि इस पूरे चंदे चढ़ावे के घोटाले के मामले में विपक्ष का भी षड्यंत्र हो सकता है। इस चीज को हम आगे लेकर के चर्चा में चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को एक बड़ी अपडेट दे दें साथ में, जो अभी कुछ देर पहले आई है। ट्रस्ट का एक बड़ा निर्णय है जिसमें एक सीईओ की नियुक्ति करने के लिए कमेटी बनाई गई है।
3 सदस्यीय ये कमेटी है जिसमें 2 सैन्य अधिकारी हैं और एक रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली कमेटी में है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत जी कमेटी में है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश हावड़े जी भी कमेटी में है और सुरेश हावड़े जी वही हैं जो शिरडी का साईं मंदिर है वहां पर जो ट्रस्ट का पूरा प्रबंधन है उससे लंबे समय तक जुड़े रहे हैं, उसकी मॉडस ऑपरेंडी उनको पता है। ये विवेक त्रिपाठी जी अपडेट देंगे इस पे। विवेक जी मेरी आवाज आ रही हो? बिल्कुल, ये 3 सदस्यीय कमेटी बन गई है और अब 22 जुलाई को जो आगे बैठक होने वाली है उस बैठक में ये कमेटी तय करेगी कि कौन कौन से नाम चर्चा में हैं और किन नामों पर मुहर लगनी है। उसके बाद ट्रस्ट का जो बदला हुआ स्वरूप है वो सामने आ जाएगा। उसके पहले जो अभी कृष्ण मोहन को अंतरिम महामंत्री महासचिव बनाया गया है, कृष्ण मोहन तब तक सारी व्यवस्थाएं देखेंगे और ये माना जा रहा है कि जब 22 जुलाई को बैठक होगी, कमेटी नामों पर चर्चा करेगी, उन पर विचार होगा, उन पर वोटिंग होगी और उसके बाद ट्रस्ट का नया स्वरूप सामने आ सकता है। जी बिल्कुल, और हमारे साथ में कुछ और खास मेहमान भी जुड़े हैं, हम उनके पास भी चलेंगे ताकि इस चर्चा को हम लगातार समझ सकें कि जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें कोई दो राय नहीं है कि अब ये पूरा मामला इस बैठक और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक धार से सियासी होता चला जा रहा है और लगातार इस बात का जो अंदेशा था कि आखिर चोरी कैसे हुई, किस तरीके से इस पूरे मामले की जांच होगी, किस तरीके से दोषियों को सजा मिलेगी, तो उस जगह से ये पूरी बात आगे बढ़ते हुए अब दूसरे छोर पर भी पहुंच रही है कि जिन पर जिम्मेदारी थी, यानी एक पक्ष तो एसबीआई, उसको भी क्लीन चिट नहीं दी है ट्रस्ट ने। ट्रस्ट का कहना है कि उसके अधिकारियों से भी पूछताछ होनी चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब इसे पूरा विपक्ष का भी षड्यंत्र बता रही है। विवेक त्रिपाठी जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जिस तरीके से टिन्नू यादव और अखिलेश यादव को लेकर के ये सारी चर्चा अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है इस पूरे घपले घोटाले की, उसको लेकर के किस तरीके की अयोध्या में या आपके पास जानकारियां आ रही हैं, चर्चा आ रही है, मैं इस पर आपसे जवाब लूंगा। उससे पहले हम महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा हमारे साथ स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज जुड़े हैं। स्वामी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपने ट्रस्ट की बैठक में बहुत सारी बातों को सुना होगा, बहुत सारी बातें हम भी बता रहे हैं, इस चर्चा में भी हमारे पैनलिस्ट ने रखी हैं। जूना अखाड़ा किस तरीके से इस पूरे प्रकरण को अब देख रहा है, क्योंकि अब 3 चीजें हैं। एक तो यह है कि जो जिम्मेदार थे उनकी जिम्मेदारी से इनकार नहीं किया है, ट्रस्ट ने भी लापरवाही हुई है, एक चीज ये। दूसरा, जो एसबीआई बैंक है उसकी भूमिका पर भी ट्रस्ट ने ही सवाल उठा दिए हैं और वो एक सरकारी व्यवस्था है, बैंक के अधिकारी हैं। तीसरी चीज, जिस तरीके से इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हुआ है, ना होता तो बेहतर रहता, लेकिन अब यह भी कहा जा रहा है कि इस साजिश के षड्यंत्र, इसके तार कहीं ना कहीं हिंदुओं को बिखेरने के लिए या हिंदू जनमानस में भेद करने के लिए विपक्ष की तरफ से हुआ। आप इन सारी चीजों को कैसे देख रहे हैं? देखिए शेखर जी, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मैं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ। जूना अखाड़े की बहुत बड़ी व्यवस्था है, उनका मंतव्य केंद्रित बैठक में होता है, उसके बाद में उनका बयान होता है। किंतु एक महामंडलेश्वर के रूप में, एक साधु के रूप में मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा कि कहीं आग लगी थी तभी तो धुआं उठा था, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो ये है कि आप जिस समय पर जिसने जो शंका व्यक्त करी उसी समय पर पारदर्शिता से उसका समाधान कर देते तो हमारे सनातन को इतना बड़ा आघात नहीं लगता। किसी ने कहा मैंने ये दिया, तो उसी समय के ऊपर ट्रस्ट के जिम्मेदार व्यक्तियों को वो ये साबित कर देना चाहिए था, सामने दिखा देना चाहिए था कि ये व्यवस्था, ये वस्तु यहाँ पर अपने आप रखी हुई है, आप चिंता न करें। जिन्होंने रसीद मांगी उन रसीदों के अंदर इतना समय क्यों लगा, ये मेरे लिए समझ से परे है। तो उसके अंदर व्यवस्था की त्रुटि तो हुई है। वहां के कर्मचारियों के पास से 27 मई के रोज धन जब्त किया गया, चंपत राय जी के द्वारा किया गया, उनके साथ में गए हुए उनके सैनिकों के द्वारा किया गया।
और उसके पश्चात भी FIR का होने में इतना समय लगना कि अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह रखता है। आज जो ट्रस्ट की बैठक हुई है उसका एक अच्छा पहलू यह है कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, आपने ये तो स्वीकार करा कि कहीं त्रुटि हुई है, उसको सुधारा जाएगा। किसी सुधारवाद की इस प्रक्रिया के अंदर 22 का और इंतजार हमें करना चाहिए। क्या उसके अंदर किन संतों को स्थान मिल रहा है, या सिर्फ एक हम कह सकते हैं कि एक छोटी सी त्रुटि पकड़ में आई, आपने 1-2 लोगों का इस्तीफा ले लिया और नए लोगों की नियुक्ति कर दी। अब देश का धर्म, देश के धर्मावलंबी, देश के साधु संत इन सारी व्यवस्थाओं के ऊपर अपना अविश्वास जता चुके हैं। अब तो स्पष्ट रूप से ये चाहिए कि एक ऐसा समुदाय बनाया जाए, ऐसी आयोग बनाया जाए, इस प्रकार की एक व्यवस्था बनाया जाए जिसके अंदर 13 अखाड़े, 4 शंकराचार्यों के पीठ, 5 विष्णुवाचार्यों के पीठ, समाज के प्रबुद्धजन, विद्वत परिषद, यानी कुल मिलाकर के ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल एक व्यवस्था का निर्माण हो जो देश के मंदिरों को देखे। अन्यथा क्या होगा, आज इस मामले को हम थोड़े दिन के लिए जाने देंगे शेखर जी, फिर एक नई चीज निकल करके आ जाएगी। महाराज जी ठीक है, आपने आपने अपनी बात कही है। मैं भी सनातनी हूं, मैं भी हिंदू हूं, पेशे से पत्रकार हूं। देखिए हमारे संत समाज में जिस तरीके की स्थितियां आज से नहीं 90 के दशक से, जिस समय राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद से जिस तरीके का एक जुड़ाव और संतों में विभाजन कैसे हो, हिंदुओं में विभाजन कैसे हो, इसको भी हम बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। आप ये देखिए 2012-13 में जो महाकुंभ हुआ था उसमें कितने महामंडलेश्वर बनाए गए जिनके अगले ही दिन इस्तीफे हुए, 24 घंटे के अंदर इस्तीफे हुए। मैं कैसे ये मान लूं कि हमारे संतों का उपयोग या हमारे यहां जो संत श्रेणियां हैं उनका उपयोग राजनीति वाले नहीं करते हैं। और राजनीति में मतलब धर्म अलग है, राजनीति अलग है, लेकिन राजनीति में धर्म कैसे घुसता है और फिर धर्म की राजनीति कैसे होती है, धर्म की राजनीति कैसे होती है, यह दिखाई दिया है। शंकराचार्यों पर सवाल उठे हैं, छोड़ दें ये सब। नहीं शेखर जी, बिल्कुल नहीं छोड़ना। ध्यान रखिएगा, आजकल तो एक होड़ लगी है कि केसरिया धारण करा और टिकट की मांग करी। हर व्यक्ति योगी उमा भारती बनने की फिराक के अंदर है। ध्यान रखिएगा, संत साधु और सन्यासी इनका विभक्तिकरण समझना और समझाना बेहद आवश्यक है। जो लोग दुनियादारी को छोड़ करके आए हैं, यानी कि सांसारिक संबंधों को छोड़ करके उस पार से हमारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, समाज की व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, वही साधु हो सकते हैं जिनके अंदर विरक्ति का भाव है, जिनके अंदर क्षमाशीलता हो, जिनके अंदर धैर्य हो, जिनके अंदर किसी भी प्रकार का पक्ष विपक्ष राजनीतिक दलों की चाटुकारिता नहीं हो। आजकल तो ये देखा जा रहा है कि संत समुदाय के लोग भी राजनीतिक दलों के पदाधिकारी होते चले जा रहे हैं। बड़ा विचित्र सी बात है। इसलिए मैंने बात करी ना कि सनातन आयोग बना हुआ। सनातन आयोग क्यों बनाया गया? क्योंकि उसके अंदर विद्वत लोग रहेंगे, उसके अंदर 13 अखाड़ों के लोग रहेंगे, उसके अंदर आपके शंकराचार्य पीठ के लोग रहेंगे। आपस के वाद विवाद चलते हैं। देखिएगा, हमारे यहाँ पर एक प्रकार के शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, उसमें कोई भी सवाल नहीं उठता, किंतु सवाल ये हो रहा है कि हम सॉल्यूशन दे ही नहीं रहे और साथ में अपनी बात को थोपने के लिए लगातार चले जा रहा है कि हम ही हिंदू। राजनीतिक दल इस बात के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं कि यही शंकराचार्य, यही महामंडलेश्वर। ये मजाक बना दिया है राजनीतिज्ञों ने। तो संतों को चाहिए कि राजनीतिज्ञों को अपनी मर्यादा में रहे, राजनीतिज्ञों को चाहिए कि वे भी अपनी मर्यादा में रहे। तो ये बात स्पष्ट है, आपकी बात से सहमत हूं। ठीक है, मैं अब थोड़ा सा इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। हमारे साथ में डॉक्टर वरुण दास जी भी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। डॉक्टर साहब, मैं आऊंगा आपके पास में, लेकिन उससे पहले हमारे साथ शौर्या सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। कई आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। शौर्या जी, मेरे ख्याल से आपने भी जो पक्ष आया है ट्रस्ट का उसको तो सुना ही होगा। इसके अलावा एक चर्चा और भी है, एक चर्चा और ये हो रही है कि इसमें विपक्ष की भी साजिश है और वो चीजें अब खुल रही हैं, ऐसा बीजेपी का आरोप है। समाजवादी पार्टी अपना स्टेक किस तरीके से देख रही है? जी बहुत बहुत नमस्कार।
सबसे बड़ी चीज ये है, एक श्लोक है, वो श्लोक तो मुझे नहीं याद है शेखर जी, लेकिन उसका अर्थ कुछ इस प्रकार है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ पे ये समझाया था कि अभी हो चाहे कोई भी आगे आने वाली, जो जिसको हम सेंचुरीज कहते हैं, जो भी हो, किसी भी युग का, किसी भी समय का, जो सबसे खतरनाक व्यक्ति है वो होगा जो ऊपर से तो आपको धर्म का चोला पहना हुआ होगा, लेकिन मन में वो कपट रखता होगा, छल रखता होगा। इस व्यक्ति से बचने के लिए चाहे चाणक्य नीति में लिखा गया हो, चाहे कहीं भी लिखा गया हो, लेकिन ये सबसे खतरनाक व्यक्तियों की श्रेणी में वो लोग आते हैं जो ऊपर से तो आपको कहते हैं ना, मैं ही राम भक्त हूँ, मैं ही राम को लाए हैं, हम ही राम को लाए हैं, हम ही राम का नाम गा सकते हैं, कह सकते हैं, और उनकी सारा अधिकार जो है राम जी का और सनातनियों का सारा टेंडर और ठेका हमने ले रखा है। लेकिन मन से जब आज उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, लोगों की श्रद्धा के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, सारा डिगरा जो है वो दूसरों के सर पे डालने की कोशिश की। क्या 10 साल से सरकार हमारी थी? क्या 10 साल से जो भी चीजें खराब हो रही हैं उसमें हमारा हाथ था? और आज इनको ये कहते हुए भी शर्म नहीं आई। आप सोचिए, जब राम मंदिर बनता है, सर्कमफ्रेंस रेट से कम रेट दे करके लोगों से उनकी जमीनें हथियाई जाती हैं, वहां पे लोग परेशान होते हैं। फिर उसके बाद इतनी बड़ी जो चर्चा है ये सामने उठ करके आती है, भाई आपका तो बस चलता, आप तो बात को दबा देते, आप तो बात को चोरी कर देते, क्योंकि भाई इससे आपकी बदनामी होती। जितना बड़ा अयोध्या के ऊपर संकट आज से नहीं है शेखर जी, जब इस समय आप सोचिए इतने बड़े संकट में जो हम कहते हैं गैस की क्राइसिस आई थी, उस गैस की क्राइसिस में शौर्या जी आप मेरा आप सीधा एक सवाल मैं सीधा सा रख रहा हूं, आप मैं समझ गया जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने जितनी भी अभी अयोध्या या राम मंदिर से जुड़ी हुई जो भी बातें कही हैं, हिंदू जनमानस को लेकर के कही हैं, उस सब में बार बार कहीं ना कहीं मॉनिटरी टर्म्स इन्वॉल्व हैं। मतलब चंदा चढ़ावा चोरी हुआ, मॉनिटरी टर्म्स है, जमीन का जो मामला आया वो भी मॉनिटरी टर्म्स में है, तो राम से समाजवादी पार्टी का जुड़ाव मॉनिटरी टर्म्स में है या भक्ति भाव में भी कुछ है? क्योंकि इससे पहले हमने नहीं देखा, नहीं, इससे पहले जो हमने देखा वो अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलाते हुए देखा। जी जी, तो मेरा सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा सनातन अपने को बताती है कि मैं ही सनातनी हूं और सनातनी, मुझसे बड़ा कोई सनातन इस धरती पे है नहीं, तो मैं ये कहती हूँ जो अधिकारी कार सेवकों के ऊपर गोली चलाता है, आज उसी राम मंदिर में ट्रस्ट का अधिकारी वो बन के ट्रस्टी क्यों बैठा हुआ है? ठीक है, उसको सबसे पहला काम करना चाहिए था कि ट्रस्टी से उसको हटा देना चाहिए था। ठीक बात है। आज इस घोटाले के बाद भी उस जिसने गोली चलवाई उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा, वो सवाल के घेरे में नहीं आएगा। अगर इतने हम राम के प्रति भारतीय जनता पार्टी अगर राम को लाई थी और राम के आप वंशज अपने आप को बताते हैं, तो उस कार्य सेवक को आपने अभी तक ट्रस्टी में क्यों रखा है? आप सबसे पहला ये पॉइंट वैलिड है, मैं श्याम जी के पास इसका जवाब लूंगा। मेरा दूसरा जो इससे जुड़ा हुआ सवाल था मॉनिटरी टर्म्स वाला, सपा को या कांग्रेस को दिक्कत हो रही है जो घपला घोटाला हुआ, ऐसे घपले घोटालों से देश भरा पड़ा है, पार्टियों के ऊपर भी हैं, अलग अलग सरकारों के ऊपर भी हैं, और मंदिरों ट्रस्टों की अगर जांच कर ली जाए तो वहां पे भी निकल ही आएगा। बिल्कुल, अयोध्या हॉट केक है, रामलला राजनीति का हॉट केक है, कहना नहीं चाहिए लेकिन और कोई तरीका नहीं है। बिल्कुल, अब मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ रखती हूँ शेखर जी, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है मैं इस तरीके से डिबेट्स करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो एक श्रद्धा का विषय है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि आज हमें किस चीज की जरूरत है, हमें एजुकेशन, हेल्थ, सोसाइटी की जरूरत है, वहां पे जब हमें एक बोलते हैं ना कि मंदिर के ऊपर वोट मांगे जाते हैं और ऐसी चीजों के ऊपर वोट मांगे जाते हैं, जनता को बेवकूफ बनाया जाता है, तो वो हमारी विपक्ष की का दायित्व बनता है। पॉइंट यहां पर आता है, यही बात मैं समझना चाह रहा था कि मंदिर के मुद्दे पर जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। वो अभी भी सपा आपकी तरफ से ये बात कही गई है, आप इस बात को देखिएगा, आप ही ने कही है, मैंने नहीं कही है। और स्कूल, कॉलेज वगैरह वगैरह, अस्पताल ये बनते, मतलब सपा के अंतर्मन में वो चीज है अभी। ठीक, अब मैं डॉक्टर वरुण दास जी के पास जाता हूं। डॉक्टर वरुण दास जी, बहुत क्लियर कट चीजें हैं। कांग्रेस की तरफ से जो बात रखी गई उसने पूरा मतलब ऐसे पंजा लगा के रखा हुआ है और हिंदू जनमानस पर उसका पूरा सेंटर है। सपा की तरफ से अभी अभी आपने सुन ही लिया है,
कि मंदिर के नाम पर वोट मांगना जनता को बेवकूफ बनाना है। मतलब अयोध्या में मंदिर न बनता तो कोई फर्क नहीं था, सपा को बन गया, वहां घोटाला हुआ, यह सपा के लिए राजनीति का मसला है। एक बात तो ऐसे में जन आस्था कैसे प्रभावित हो रही, यह सवाल संतों के जरिए ही समझ में आएगा, क्योंकि राजनीतिक दल अपनी रोटियां ही सेकेंगे, उनको वोट चाहिए, वोट से सत्ता चाहिए। आप बताइए कि अभी आपको क्या चाहिए? आप तो संत हैं। संतों को तो राम ही चाहिए और राम मंदिर चाहिए। राम मंदिर किस माध्यम से मिलेगा यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए अयोध्या राजनीति का मुद्दा आज से नहीं, आंदोलन के समय से ही बन गया था, क्योंकि बहुत से लोगों को राम पसंद नहीं थे, राम मंदिर पसंद नहीं था, और जो लोग ये पूरी ताकत लगा दिए कि राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ना बने, उनका कोई भी षड्यंत्र काम नहीं आया। अयोध्या में आज गगनचुंबी गुंबद लेकर राम मंदिर अपने जगह पर अवस्थित है, प्रतिष्ठित है, और इसके प्रतिष्ठा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये चढ़ावा का मामला आया है, ये बीच में गमन का जो मामला आया है, कहीं ना कहीं जो कुछ भ्रष्टाचार हो गया है, ये उसके निराकरण भी स्वयं हम ही लोग कर रहे हैं। उस निराकरण के लिए आवाज भी हम लोग उठा रहे हैं। जैसे राम मंदिर के निर्माण के लिए आवाज उठा रहे थे, लाठी डंडे खा रहे थे, जेल की यात्राएं की हैं, तो उसको दुरुस्त करना हमारा काम है, इसलिए हम उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। लेकिन किसी के मंसूबा सफल हो जाए ये संभव नहीं है। और अब क्या सफल होगा? अब तो भगवान रामलला वहां प्रतिष्ठित हो गए हैं। जब कुछ राम भक्त जागृत थे, आज तो करोड़ों करोड़ों सनातनी हिंदुस्तान के कोने कोने से राम मंदिर के रक्षा के लिए, उसके प्रतिष्ठा के लिए अपने जगह से प्रस्थान कर देगा और अयोध्या चला आएगा। राम मंदिर पर हिदायनी आतंकवादी हमला हुआ था, लेकिन एक भी बम वहां नहीं फटा। भगवान रामलला के तिरपाल पर जो ग्रेनाइट बम पड़ा था, 15 दिन के बाद वहां से हटा। भगवान की ऐसी महिमा थी कि वहां हनुमान जी रक्षा करने वाले हैं अयोध्या की। राम जी अपना स्वयं प्रतिष्ठा करते हैं। रामलला मुकदमा लड़कर स्वयं विजयी हुए हैं सखा रामलला के माध्यम से, और तब राम मंदिर आज सुंदर दिखाई दे रहा है। आज राजनीति का हब, राजनीति का केंद्र राम मंदिर नहीं बनने पाएगा। एक एक हिंदू को पता है कि राम मंदिर के लिए किसने बलिदान दिया है, राम मंदिर का मतलब क्या है। राम मंदिर मात्र एक मंदिर नहीं, हिंदू संस्कृति के अस्मिता और गौरव का विषय है। ठीक बात है डॉक्टर साहब, आपने अपनी बात रखी। मैं आता हूं राज जी, एक बार जरा विवेक त्रिपाठी जी के पास चलते हैं, उनके पास कुछ नई अपडेट्स आई हैं। विवेक जी, और छाता लगा है, मतलब अयोध्या में पानी बरस रहा है। जबरदस्त पानी बरस रहा था शेखर जी, अभी तो खत्म हो गया, लेकिन जब वो आपने सवाल पूछा था उसी वक्त अगर जवाब लेते तो मैं बताता कि ये तूफान है, और ये तूफान क्यों आया और कैसे जाएगा उसका मैं आपको एक तर्क पेश करता। भाजपा आप अभी भी कर दीजिए, तूफान चल ही रहा है सबके मन में। वो 900 कॉल वाला जो 900 कॉल वाला जो सवाल आपने किया था, जो भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि 900 बार फोन किया टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव को, तो अब चूंकि आपने सवाल पूछा मुझसे, उसके बाद दूसरे गेस्ट पे आप चले गए, लेकिन वो स्पष्टीकरण में कर देता हूँ, एक क्राइम रिपोर्टर होने के नाते कर देता हूँ। चूंकि क्राइम रिपोर्टर मैं हूँ तो मुझे लगता है कि ये सवाल एक रिपोर्टर को इसकी तह तक जाना चाहिए। और जब मैंने उस मामले में तहकीकात की, पड़ताल की, तमाम लोगों से बात की, तो जिस एक्स अकाउंट से ये पोस्ट हुई थी डिटेल कि टिन्नू यादव की कॉल डिटेल आ गई है, पूरी CDR निकल आई है, और उसमें अखिलेश यादव से 900 बार कॉल की गई है, बात की गई है, वो विशुद्ध एक नंबर का फर्जी अकाउंट है और फर्जी डिटेल है। किसी तरह की कोई कॉल डिटेल नहीं है। आज की देखिए शेखर जी, आज की खबर का काम ये भी है कि अफवाहों को बढ़ावा ना दिया जाए और अफवाहों को रोका जाए। और इस मामले में पहले दिन से हमने, चाहे वो काक घुसुंडी हो, चाहे वो चांदी की सिल्लियां हो, चाहे वो सोने चांदी का हार हो जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग अंकित थे, वो सारी चीजें एक के बाद एक करके हमने लोगों को बताई कि वो सब ट्रस्ट के पास जो कार सेवकपुरम है वहाँ सुरक्षित है। सबसे पहले हमने दिखाया। तो हम इस बात की भी जो अफवाह भाजपा के प्रवक्ता ने कही या जो उनके पास जानकारी आई, वो बिल्कुल कोरी अफवाह है। पुलिस के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, कोई CDR नहीं है।
कॉल डिटेल अभी तक निकाली ही नहीं गई है टिन्नू यादव की, और उस अकाउंट को, जिस अकाउंट की बात कर रहे हैं, उस अकाउंट की भी तहकीकात की गई, ऑफिशियली नहीं की गई, अनऑफिशियली की गई। वो अकाउंट असम का है, असम के रहने वाले एक लड़के का है। देखिए, मैं अपने चैनल में सबसे पहले जानकारी दे रहा हूं, अफवाहों को दूर करने के लिए जो मेरी जिम्मेदारी है, जो आज की खबर चैनल की जिम्मेदारी है, जो एक पत्रकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो काम आज की खबर का चैनल कर रहा है। वो अकाउंट असम का है और उस अकाउंट को कुछ दिन पहले तक भाजपा के हर बड़े नेता से मैं नाम नहीं लूंगा, हर बड़े नेता फॉलो करते थे। अब चर्चा में आने के बाद भले ही उन्होंने अनफॉलो कर दिया हो, लेकिन अगर उस अकाउंट को अभी हम चेक करेंगे और अपने अपडेट भी देंगे अपने दर्शकों को और अपने जो गेस्ट बैठे हुए हैं सबको, वो अकाउंट, उस अकाउंट को भाजपा के बहुत बड़े बड़े नेता फॉलो करते थे। एक्स अकाउंट है, उस अकाउंट से ये अफवाह फैलाई गई और वो विशुद्ध फर्जी अफवाह निकली है। ये अपडेट मेरे पास था, जो मैंने मेरे दर्शकों को बताना जरूरी था। आपके शेखर जो शो है उसके माध्यम से मैं चाहता था कि ये दर्शकों तक पहुंचे कि किस तरह से जो कहा जा रहा है कि सपा बदनाम कर रही है, या मैं इसमें राजनीति नहीं कर रहा हूं, राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूं और ना किसी को ना भाजपा के पक्ष में हूं ना सपा के, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई में लोगों जिस दिन हम लोगों ने ये जानकारी आई है और इसकी पुष्टि वो अपने सोर्सेज से कर सकते हैं। जिस दिन हम लोगों ने जो अयोध्या में भेंट दी गई चीजें हैं, जब उसको सामने रखा था और जिस तरीके से चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की बात कही थी, तो उस दिन भी सपा और कांग्रेस के जो हमारे साथी थे उन्होंने हम लोगों की खबरों को अलग तरीके से नैरेटिव देने की बात कही थी। आज जो बात आपने तथ्यात्मक रूप से सपा के लिए या फोन कॉल की डिटेल्स के लिए रखी है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी चीज़ उतनी ही तथ्यपरक है जैसे आज 15 दिन के बाद ये सारी चीज़ें आ रही हैं। जो बात आपने आज इस घंटे अभी इस क्षण बता दी है, या जो सवाल हमने रखा उसका जो जवाब इस शेखर वार्ता में मिला, वो आने वाले दिनों में सब सामने आएगा, तब ये चीजें और ज्यादा पुख्ता होंगी, हमारी विश्वसनीयता बढ़ेगी। श्याम सलोने जी, जो आरोप बीजेपी लगा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब ज्यादा वो हो जाए। ये ठीक है कि आरोप प्रत्यारोप राजनीति में सामान्य चीजें हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि इसका नुकसान आपके ही हिस्से में ज्यादा हो जाए। मुझे तो लग रहा है श्याम सलोनी के नहीं शेखर जी, ऐसा होता है टिट फॉर टैट, अंग्रेजी की एक कहावत है, जैसे को तैसा। बार बार विपक्ष के द्वारा बात आती थी कि मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, राम मंदिर ट्रस्ट पर, डिमांड करता हूं SIT पर, सलोनी के खिलाफ मोदी जी कुछ नहीं बोल भी जेल भेजिए, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? झूठ के पुलिंदा ही। क्योंकि जब हमारी तरफ से आवाज आई कि अखिलेश यादव जी 900 बार 1000 बार आप टिन्नू यादव से संपर्क में हैं, और आज की खबर ने स्पष्ट कर दिया कि खबर झूठी है, तो अखिलेश यादव जी ने क्यों नहीं एक भी ट्वीट किया, क्यों नहीं कोई आरोप किसी पर लगाया कि ये खबर झूठी है, आप जांच करा लीजिए किसी भी सरकार तो भाजपा के पास है, जवाब देते रहेंगे क्या? क्योंकि अखिलेश यादव जानते थे खबर सरकार तो भाजपा के पास है, वो क्यों नहीं डिटेल सामने लाई? तो झूठ का जवाब आपको झूठ से मिलेगा। ठीक है, नहीं अभी वरुण राज जी कह रहे हैं, वरुण राज जी कह रहे हैं कि आप इस डिटेल को ले आते, सरकार तो आपकी है, ये सही नहीं है। शौर्या जी ने भी 2-3 बातें कही, शौर्या जी ने 2-3 बातें अभी कही थी। एक, उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा था, वो अर्थ बतला दिया उनका, भगवान ने यह भी कहा था कि जो जिस रूप में मांगता है मैं उस रूप में देता हूँ, और लेकिन उसको उसी के हिसाब से सजा भी देता हूँ। तो शौर्या जी आप मुझे बता दीजिए, आपने तमाम आरोप लगा दिए, सुन लीजिए, आपने कहा कि गायकारों ने जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप देखिए, स्पष्टकरण मैं आपको कर दूं, एक महिला ने गाया यूपी में काबा, उनको लगा कि मैं ये गाऊंगी तो मेरा समर्थन बढ़ेगा, और क्योंकि ये सब लोग प्रोफेशनल लोग हैं। दूसरी महिला एक आई, उन्होंने कहा यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, उनको भी पब्लिसिटी मिली। एक गायकार आ गए, उन्होंने अपने आपको फेमस किया, जनता का उनको समर्थन ठीक है श्याम जी, मेरे पास आज समय इतना ही था, मैं 10-10 सेकंड शौर्या जी और राज जी को भी दे रहा हूँ। ठीक है श्याम जी, आपने अपनी बात रख दी। शौर्या जी 20 सेकंड है मेरे पास, सिर्फ आप अपनी बात रख दें, मैं आ रहा हूँ। राज जी आपके पास भी आ रहा हूँ।
देखिए, सबसे बड़ी बात शेखर जी ये है कि इस समय व्हाट्सएप एकेडमी और फेसबुक एकेडमी इतनी तेजी से चल रही है कि मुझे नहीं, ये इन्होंने जो बोला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपने हैंडल पे लिखना चाहिए कि आप जांच करा लें, ये सारी बहुत छोटी चीजें हैं। मैं कहती हूँ इतने बड़े पेपर लिख के बाद, प्रोटेस्ट के बाद, ठीक है राजीव 20 सेकंड आपके पास भी है। राजीव ठीक है, श्याम जी रुक जाए प्लीज। लगाते हमारे ऊपर, ठीक है, आप जालीदार टोपियों की आप नमाज कराओ, एक कन्या पूजन तक आपके कार्यकाल में नहीं हुआ। आदरणीय मुलायम सिंह यादव फालतू मत बोलिए क्योंकि इतना बड़ा एलिगेशन लगने के बाद। ठीक है, डॉक्टर वरुण दास जी आखिरी 20 सेकंड मेरे पास। आपको लग रहा है कि इस मामले का पटाक्षेप जिस तरीके से होगा उसमें वास्तविक न्याय दिखेगा, या आपको लगता है कि न्याय जो भी होगा वो राजनीति में उलझा हुआ दिखेगा? सवाल मुझसे है, किससे है? नहीं, वरुण जी से है जी। मैं कह रहा हूं कि इस मामले में जिस तरीके से अब मामला आगे बढ़ रहा है, इसका जब भी पटाक्षेप होगा वो राजनीति से प्रेरित होगा, राजनीति से घिरा हुआ होगा, या राम के ही कार्य का एक ऐसा न्याय होगा जो मापदंड बनेगा? नहीं, न्याय राम के मापदंड पर ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राजनीतिक तो उसमें स्पर्श किया ही रहेगा। अभी आज आपने कोषाध्यक्ष जी का प्रेस देखा होगा, प्रेस रिपोर्टरों के सामने क्यों नहीं प्रेस की है? एजेंसी को ही क्यों अपना प्रेस दे रहे हैं? एजेंसी के अलावा प्रेस रिपोर्टरों के साथ तो प्रेस करना चाहिए था। और अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि हम झूठ का उधर झूठ से देंगे, यह तो न्याय नहीं है। हम तो सत्य मार्ग पर चलने की बात कर रहे हैं ना, तो हम तो उसका अपने मार्ग पर रहेंगे, उसका न्याय अपने आप आ जाएगा, उसका उत्तर अपने आप आ जाएगा। और इन्हीं पद पर चलते हुए हम लोगों ने विजय हासिल किया, हमें जवाब मिल गया। चाहे वो राम ठीक है, बहुत बढ़िया। श्याम जी आपका, डॉक्टर वरुण दास जी, रुद्र विक्रम जी, स्वामी शैलेशानंद जी, विवेक त्रिपाठी जी, शौर्या जी और राज जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जब दशहरा आता है, रावण को गिराते हैं राम, मारते हैं राम, तब यह कहा जाता है कि ये असत्य पर सत्य की जीत है। क्या असत्य है, उसका क्या सत्य है, यह हमारे यहां स्वाधीन भारत में एक संवैधानिक प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया के तहत तय किया जाता है। चंदा चोरी पर जिस तरीके से धीरे धीरे ही सही, लेकिन मामला आगे बढ़ रहा है, जांच आगे बढ़ रही है, आरोपी पकड़े जा रहे हैं, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बयान आ रहे हैं, उसमें यह मान करके चलना चाहिए कि असत्य पर सत्य की जीत होगी, अन्याय पर न्याय की जीत होगी, अधर्म पर धर्म की जीत होगी। नमस्कार।